हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास ब्रह्मास्त्र पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हमने चालू किया था और बीच में पहुंचे थे। अभी हम आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास इसमें कवर करने वाले हैं पार्ट 3 में। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास पार्ट 3 में। तो जो 1741 में क्या हुआ उसके बारे में पूरा बताऊंगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शासक आए, ठीक है, उन्होंने कैसे शासन किया, ठीक है, टोटल हम इस डिस्कशन करने वाले हैं। तो 1741 में क्या होता है, जो रघुजी प्रथम है, रघुजी प्रथम, उनका एक भोसला सेनापति जिसका नाम था भास्कर पंत, वो कलचुरी पर आक्रमण करता है। जो कलचुरी का राजा उस समय कौन था, कलचुरी का राजा था एकमात्र राजा उस समय जो इम्पोर्टेंट था वो था रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश का राजा था। रघुनाथ सिंह पर रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया। और रघुजी क्या था उस समय, जो है अपने पुत्र की याद में व्याकुल था। रघुजी, ये जो रघुजी है ना, अपने पुत्र की याद में व्याकुल था और उसी समय इस पर आक्रमण किसने कर दिया था, भास्कर पंत ने। तो भास्कर पर आक्रमण किया और पुत्र शोक में व्याकुल है करके उस पर जो है लड़ाई झगड़ा नहीं किया और सीधा सीधा जुर्माना लगा दिया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का उसने जुर्माना लगाया, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और रतनपुर पर जो है अपना सत्ता स्थापित कर दिया। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होता है, रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उसका जो उत्तराधिकारी रहता है मोहन सिंह, वो शासक बनता है। ठीक है, अब मोहन सिंह भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद, मोहन सिंह की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ पर जो उसका जो पुत्र था रघुजी प्रथम का, ये जो रघुजी था ना, मराठा शासक था। ठीक है, नागपुर साइड में इनका शासन चल रहा था। ठीक है, तो इसका जो पुत्र था बिम्बाजी भोसले, क्या नाम था, बिम्बाजी भोसले, ये जो छत्तीसगढ़ में आया मोहन सिंह की मृत्यु के बाद, और बिम्बाजी भोसले ने फिर छत्तीसगढ़ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। तो इस तरह से ये शॉर्ट था। अब दिखाता हूँ ये क्या था बिम्बाजी भोसले का पूरा। ये देखिए, जो बिम्बाजी भोसले था वो रघुजी का पुत्र था, ये हमने देख लिया। अब रघुजी का जो पुत्र था वो, रघुजी कहाँ के थे, मराठा यानी महाराष्ट्र के थे, नागपुर से उनका शासन चलता था। लेकिन अब बिम्बाजी जो है छत्तीसगढ़ में आया और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से इसने शासन किया। क्या किया, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से इसने शासन किया, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। और परगना पद्धति का सूत्रधार इन्हें माना जाता है। क्या माना जाता है, परगना पद्धति का सूत्रधार किन्हें माना जाता है, तो परगना पद्धति का जो सूत्रधार है वो बिम्बाजी भोसले हैं। ठीक है, बिम्बाजी भोसले ने और क्या क्या किया देखिए, जैसा कि यहाँ पे बगल में दिख रहा है, ये है राम टेकरी का मंदिर। क्या है, राम टेकरी। जब रतनपुर में आप जाएंगे तो पहाड़ के ऊपर में बना हुआ मंदिर है राम टेकरी। यहाँ से बहुत ही बढ़िया सा व्यू पॉइंट भी है, यहाँ पे पूरा हरा भरा गार्डन भी है। तो राम टेकरी का मंदिर है, इन्होंने बनवाया था बिम्बाजी भोसले ने। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पत्ती, सोनपत्ती देने का जो प्रथा है ना दशहरा में, इन्होंने ही जो है चालू करवाया था विजयादशमी पर। ठीक है, और इसके अलावा और क्या काम किया, राजनांदगांव है, वहाँ पे खुज्जी नामक 2 जमींदारियों का निर्माण करवाया। जमींदारी क्या होता है, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, खुज्जी नामक जो ग्राम थे वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पे उन्होंने जमींदारी व्यवस्था चालू करवाया। ठीक है, प्रसिद्ध, इसके अलावा जो राम टेकरी का मंदिर तो बनवाए ही, साथ में दूधाधारी का जो मंदिर है ना, उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था, दूधाधारी मंदिर। ठीक है, 1787 में इसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो पत्नी है उमाबाई, सती हो गई। और जो उमाबाई का जो सती का चौरा है ना, रतनपुर में ही बना हुआ है। तो रतनपुर का जो इम्पोर्टेंट जितना भी चीज़ हुआ है, बहुत सारा चीज़, सती चौरा हो, चाहे रतनपुर में राम टेकरी का मंदिर हो, ठीक है, दूधाधारी मंदिर हो, ये सब किसने बनवाया था या किसके लिए बना था, तो बिम्बाजी भोसले के समय बना था। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं। इसके समय में एक यात्री आया था, या इसके बाद आया था, ठीक है, इसके बाद आया था कोलब्रुक ने लिखा था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में यात्रा की थी, उन्होंने लिखा था बिम्बाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ को क्या पहुंचा है, सदमा। उन्होंने, उनका शासनकाल जनहितकारी था, वे जनता के शुभचिंतक व उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले शासक थे, ऐसा कहा था। ठीक है, आनंदी बिम्बाजी वेंकोजी चिन्मड़ा जी के समकालीन थी। आनंदी बाई, देखिए पहले जो राजा थे ना, उनकी क्या थी, कई पत्नियां थी। तो एक पत्नी थी उमाबाई, वो सती हुई थी, उनके नाम पे सती चौरा बना। ठीक है, तो दूसरी पत्नी थी आनंदी बाई बिम्बाजी और वेंकोजी चिन्मड़ा जी के समकालीन थी। ये प्रश्न आया हुआ है CGPSC में एक बार। ठीक है, कि आनंदी बाई किनके किनके समकालीन थी, तो बिम्बाजी की है ही, वेंकोजी और चिन्मड़ा जी के भी समकालीन थी, ऐसा उसका आंसर था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिम्बाजी भोसले कौन थे। तो बिम्बाजी भोसले एक मराठा शासक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, प्रथम मराठा शासक जिसने छत्तीसगढ़ पर क्या किया,
प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। ठीक है, बाकी जो राजा थे वे क्या थे, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। जैसे इससे पहले कौन शासन किए, इसके पिताजी कौन थे, बिंबाजी भोसले के। तो रघुजी प्रथम, क्या नाम था, रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम ने भैया भास्कर पंत को भेजा था और छत्तीसगढ़ पे रतनपुर पे शासन करवाया। कैसे शासन करवाया, वहाँ से पैसा वैसा ले लेते थे और उन पर दबाव डालते थे। ऐसे प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से करते थे। ठीक है, अब ये जो बिंबाजी भोसले आया ना, वहाँ पे बैठा रतनपुर में आके। ठीक है, और इसने फिर ये देख रहे हो ना, राम टेकरी वगैरह मंदिर बनवाया, सोनपत्र देने की प्रथा चालू करवाया, तो इतना सब कुछ किया उसने। तो इससे प्रश्न कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं आता है, प्रश्न ऐसे आता है सीधा सीधा, राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो बिंबाजी भोसले। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, परगना पद्धति के सूत्रधार किसे माना जाता है, तो बिंबाजी भोसले। और इसके अलावा दूधाधारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो बिंबाजी भोसले। उमाबाई किसकी पत्नी थी, ठीक है, जिसके नाम पे सती चौरा बना हुआ है, तो ये थी बिंबाजी भोसले की पत्नी। आनंदी बाई किसके समकालीन थी, तो बिंबाजी के समकालीन थी। ये सब प्रश्न बनेगा। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न बनता है, इससे और कुछ नहीं बनता है, तो आप टेंशन ना लें। ये ब्रह्मास्त्र वीडियो है। ठीक है, वेंकोजी भोसले 1787 से 1815 तक ये थे। ठीक है, और ये इनका शासनकाल था 1758 से 1787। उसके बाद 1787 से 1815 तक ये थे वेंकोजी। तो बिंबाजी की जो मृत्यु है उसके बाद ये जो वेंकोजी है वे आए। ठीक है, वेंकोजी खाली घूमते फिरते थे, देख रहे हो आप, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। ये है नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नागपुर में है। कहाँ पे है, नागपुर में। ये नागपुर में घूम रहे हैं भैया बिंबाजी, वेंकोजी भोसले। बिंबाजी की मृत्यु हो गई और ये घूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वेंकोजी भोसले खाली घूमते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मात्र 1 2 3 बार आए हैं, मात्र 3 बार। ठीक है, उन्हें नागपुर में रहकर ना शासन किया। ठीक है, वहीं से संचालन करते थे शासन का, अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। इन्होंने सूबेदारी पद्धति की शुरुआत की। देखो सूबेदारी पद्धति क्या होता है बताता हूँ, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो वेंकोजी थे ना, वो घूम घूम कर शासन करते थे, बढ़िया से अपना मौज मस्ती मार रहे हैं। इधर से छत्तीसगढ़ से पूरा जो धन है वो वहाँ जाता था सीधे नागपुर उनके पास। ठीक है, तो सूबेदारी पद्धति की इन्होंने शुरुआत की थी वेंकोजी ने। सूबेदार इन्होंने बनाया था, सूबेदार बनाया मतलब देखो ये बैठते नहीं थे कहीं पे, तो इन्होंने क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार ऐसा व्यक्ति था जो धन इकट्ठा करता था और इसको दे देता था। ठीक है, वेंकोजी भोसले को। तो धन इकट्ठा करके वेंकोजी भोसले को देने वाले पद को सूबेदार का पद कहा गया। इसके अंदर में था, और जो ज़्यादा पैसा देता था उसी को सूबेदार बना दिया जाता था। कोई वंशानुगत नहीं था। देखो जैसे एक सूबेदार बना दिया तो उसका बेटा ही सूबेदार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। सीधा जो ज़्यादा पैसा देगा भैया उसको सूबेदार बना देते हैं, ऐसा करके इसका मानना था। ठीक है, तो वेंकोजी ने सूबेदारी पद्धति की शुरुआत की। इसी को प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि सूबेदारी पद्धति की शुरुआत किसने की, सूबेदारी पद्धति की शुरुआत की वेंकोजी भोसले ने। ठीक है, अब कौन कौन से सूबेदार हुए भैया इसको देख लेते हैं। ये पूछा जाता है क्रम, कौन कौन से सूबेदार हुए और उनका क्रम बताइए करके, और पूछ देगा इनमें से कौन कौन सा सूबेदार था ऐसे करके, और कई प्रकार से इसको प्रश्न को घुमा सकता है। तो सूबा शासन पूछा जाता है, सूबा शासन या सूबेदारी पद्धति 1787 से 1818, 1787 से 1818 तक ये जो सूबा शासन है वो चला था। देखिए इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, मवी भवानी के बी ससिया, मवी भवानी के बी ससिया, माई भवानी के शिष्या, ऐसे करके हम लोग याद, कई गाना सुनते हैं ना, माई भवानी के शिष्या, ऐसे तो इसको याद भी कर सकते हैं, मवी भवानी के भी शिष्या। देखिए बहुत सारा 8 है ना, 8 के 8 में 1 सेकंड में याद करा देता हूँ। देखिए म से हो जाएगा महिपत राव, वी से हो जाएगा विठल राव, भवानी से हो जाएगा भवानी कालू, के से हो जाएगा केशव गोविंद, बी से हो जाएगा बिगाजी गोपाल, स से हो जाएगा सखाराम हरि, सीता से हो जाएगा, सी से हो जाएगा सीताराम टाटिया, और या से हो जाएगा यादव राव दिवाकर। अंतिम सूबेदार था यादव और प्रथम सूबेदार था महिपत राव दिनकर। ठीक है, तो मवी भवानी के भी शिष्या ससिया, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए जो महिपत राव दिनकर था, इसके बारे में क्या पूछा जाएगा, ये कौन सा नंबर का सूबेदार है, तो प्रथम सूबेदार था। विठल राव दिनकर परगना पद्धति, इसने जो है परगना पद्धति के सूत्रपात करता जो है बिंबाजी भोसले थे, पर जो विठल राव दिनकर ने परगना पद्धति को चालू करवाया था। ठीक है, भवानी कालू आया तीसरे नंबर पे, चौथे पे केशव गोविंद, पांचवें पे बिकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टांटिया, यादवराव दिवाकर। इसका कुछ नहीं पूछा जाता इसने क्या क्या काम किया, बस थोड़ा थोड़ा है। जैसे महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार था, ये पूछ सकता है। यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार, ये पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है विठल राव दिनकर ने क्या करवाया, तो परगना पद्धति को सूत्रपात करता। ठीक है, बिंबाजी भोसले जो थे परगना पद्धति के सूत्रधार थे, यानी धार जहाँ से वो परगना पद्धति बना, और जो विठल राव थे उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया।
ठीक है, परगना पद्धति को। सूत्रपात कर्ता, ठीक है, कर्ता यानी क्या होता है, जो काम करता है वो, ठीक है, सूत्रपात कर्ता ये थे, सूत्रपात कर्ता, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इनका क्रम पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा। देखिए मैं जैसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या बोलेगा, इनमें से कौन सूबेदार थे, क्रम से जमाइए, इस तरह से पहले से बाकी क्रम में जमाइए। तो ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा विठलराव दिनकर, दूसरा देगा महिपतराव दिनकर, ठीक है, तीसरा दे देगा केशव गोविंद और चौथा देगा भवानी कालू। तो सही क्रम से जमाइए बोला है, तो पहले आएगा महिपतराव दिनकर, फिर विठल, फिर भवानी, फिर केशव, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से देता है, ये बार बार देता है, कई बार देता है। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो यही ज़्यादा आता है, सूबा शासन, ठीक है। देखिए अब इसमें और पूछ सकता है, जो महिपतराव दिनकर है प्रथम सूबेदार, उसके काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था, फॉरेस्टर आया था। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, मही फाटे, ठीक है। तो महिपतराव के समय में क्या आया, फाटे, ठीक है, यानी फॉरेस्टर, मही फाटे, इसको याद रख सकते हैं। जब मही हमारा जो है फट जाता है, मही दही, ठीक है, तो मही फाटे इस तरह से याद रख सकते हैं, इस शुरू वर्ड मही फाटे, ठीक है, या फारे, इस तरह से भी याद रख सकते हो। विट्ठल ब्लंट, अब जब मही फट गया था तो हमारा जो विट्ठल हो गया, विट्ठल मतलब आप जैसे हमारा मुंह क्या हो गया है, ऐसा हम बोलते हैं ना, विट्ठल ब्लंट हो गया है, ठीक है। तो विट्ठल ब्लंट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत दही क्या था, जैसे छत्तीसगढ़ी बोलो, दही बहुत अम्मट था। तो अम्मट में क्या होता है, हमारा जो मुंह है वो बहुत क्या लगने लगता है, खट्टा लगने लगता है एकदम, तो ब्लंट हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक आया था। कोलब्रुक एक यूरोपीय यात्री था, ये भी केशव गोविंद के समय में आया था। तो के को या के कैसे याद रख सकते हैं, केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक आया था, ठीक है। इसके समय में विट्ठल ब्लंट याद रख सकते हैं, विट्ठल ब्लंट इस तरह से याद रख सकते हैं। मही फारे ऐसे याद रख सकते हैं, मही फारे, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मही फारे, विट्ठल ब्लंट, कोलब्रुक, केक, ठीक है। कोलब्रुक को कैसे याद रख सकते हैं, क से, केक, केशव गोविंद के समय में आया था, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन से सूबेदार के समय में कैप्टन ब्लंट आया था, या ऐसे पूछ सकता है महिपतराव दिनकर के समय में कौन सा यूरोपीय यात्री आया था, ठीक है। तो फॉरेस्टर आया था। ऑप्शन दे देगा तीनों, कंफ्यूज नहीं होना, उसमें सीधा आपको आंसर लगाना पड़ेगा, मही फाटे, फॉरेस्टर यानी कि। उसके बाद क्या हुआ, देखिए सूबेदारी पद्धति का जो है अंत हो गया 1818 में, सूबेदारी पद्धति का अंत हो गया। अंतिम सूबेदार कौन था, तो अंतिम सूबेदार आपने देखा यादवराव दिवाकर था, अंतिम सूबेदार। सूबेदारी पद्धति 1818 तक चला था। 1818 से 1830 तक जो थे, फिर से ब्रिटिश अधीक्षक आ गए। ब्रिटिश अधीक्षक क्या थे, ब्रिटिश अधीक्षक सीधा सीधा छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, और कर वगैरह यही लोग वसूलते थे, अंग्रेज थे पूरा, ठीक है। अब ये कैसे आए, जब रघु जी प्रथम था, उसका जो पुत्र था बिम्बाजी भोसले और वेंको जी भोसले, उन्होंने शासन कर लिया, सूबे शासन, ठीक है। उसके बाद जो रघु जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, रघु जी की मृत्यु हो गई, और इसका भी वेंको जी की मृत्यु हो गई। तो रघु जी तृतीय, जो रघु जी तृतीय था ना, कुछ समय बाद आया, तो रघु जी तृतीय का भी मृत्यु हो जाता है। अब वहाँ से शासन करने वाला कोई रहता नहीं था, उसका उत्तराधिकारी भी नहीं था मराठा में, ठीक है। इसलिए जो है अंग्रेजों ने उसको हथिया लिया पूरे छत्तीसगढ़ को, और जो है अपना शासन करने लगे, ठीक है। तो ये शासन किए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाद में क्या है, पुनः भोसला शासन चालू होगा, जब रघु जी कौन सा आएगा, रघु जी का तृतीय, ठीक है, कुछ समय बाद आएंगे, ठीक है। अभी रघु जी तृतीय है जो है मर गए थे, ठीक है, या उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा मिस्टेक था, रघु जी द्वितीय था, रघु जी की मृत्यु के बाद रघु जी जो द्वितीय ना, सेकेंड वाला, रघु जी तृतीय नहीं था, रघु जी द्वितीय, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ब्रिटिश अधीक्षक फिर यहाँ पे निवास करते हैं या शासन करते हैं। देखिए तो इसमें था, सबसे पहले जो शासन आया कैप्टन एडमंड का आता है, फिर एगन्यू का आता है, फिर कैप्टन हंटर का आता है, फिर सैंडिस का आता है, फिर विल्किंसन, फिर काफर्ड, ठीक है, विल्किंसन एंड काफर्ड, ठीक है, काफर्ड आखिर में आता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, ए हंसे वी का, पहला ए आता है, ठीक है, ए आता है इसलिए ए। कैप्टन एडमंड, कैप्टन को आपको याद नहीं रखना है, सीधा एडमंड याद रखो, एडमंड, ठीक है, एडमंड। उसके बाद क्या आता था, एगन्यू, उसके बाद कैप्टन हंटर आता है, ह से क्या हो जाएगा, हसे, हंटर, उसके बाद सैंडिस, हंटर सैंडिस, वीका यानी कि विल्किंसन और काफर्ड, ठीक है, वीका, ए हंसे वीका, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए हंसमत विकास, ऐसे याद रख सकते हैं आप, विका यानी विकास, ऐसे याद रख सकते हैं आप, अपने दिमाग से कुछ भी बना सकते हैं, ए हंसमत विकास, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा ट्रिक बन सकता है। तो कैप्टन एडमंड एगन्यू,
कैप्टन हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, काफर्ड एंड काफर्ड आया लास्ट में। ठीक है, तो 1818 में एडमंड आया था, 1818 से 25 तक गेन्यू, 1825 में हंटर, 1825 से 28। ये सब याद नहीं होता है, मेरे को भी पता याद नहीं होता है। आप ये वाला याद रखें, इनका कार्यकाल था 1818 से 1830 तक, ये बस आप याद रखें और क्रम याद रख लें। क्रम को पूछा जाता है, CGPSC का फेवरेट क्वेश्चन है क्रम। मैंने याद करवा दिया है, कैप्टन एडमंड, एगेन्यू, ठीक है, ए हंसे यानी हंटर, उसके बाद हंटर के बाद क्या है सैंडिस, स से सैंडिस, वी से विल्किंसन, का से काफर्ड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 1830 के बाद क्या हुआ, रघुजी तृतीय आया। रघुजी तृतीय ने फिर सूबेदार के स्थान पर जिलेदार का जो है नियुक्त किया। ठीक है, सूबेदारी पद्धति किसने चालू किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। सूबेदार पद्धति किसने चालू किया था, बिम्बाजी के बाद वेंकोजी ने, वेंकोजी भोसले, वेंकोजी था, उसने जो है सूबेदार पद्धति की शुरुआत की। अब रघुजी तृतीय जो है ना, वो छोटा था उस समय, उसके बाद ये बड़ा हुआ तो ये उत्तराधिकारी बन गया था। रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद रघुजी तृतीय आया। ठीक है, तृतीय जो है 3rd नंबर पे, उसने जिलेदार पद्धति की शुरुआत की। और प्रथम जिलेदार किसको नियुक्त किया, कृष्णा राव अप्पा को। कृष्णा राव अप्पा जो है प्रथम जिलेदार था, कृष्णा राव अप्पा। इसका भी ट्रिक है बहुत ही बढ़िया शानदार से, इसको भी पूछा जाता है ना। तो प्रथम जिलेदार थे कृष्णा राव अप्पा, सेकंड थे अगत राव, तीसरा थे सदरुद्दीन, चौथा थे दुर्गा प्रसाद और पांचवा थे इंटुक राव, सखाराम बापू। उसके बाद गो से हो जाएगा गोविंद राव और गो से हो जाएगा गोपाल राव। ठीक है, गोविंद राव, गोपाल राव। क्रियस देश गोगो, इस तरह से आप याद रखने हैं। कृष्णा राव अप्पा, ठीक है, अगत राव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू। ठीक है, ये दुर्गा प्रसाद है, ये इंटुक राव डबल लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप ध्यान ना दें। इंटुक राव डबल लिखा गया है ना, इंटुक राव ये है, सखाराम बापू, गोविंद राव और गोपाल राव बने। 1894 में फिर मराठा साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो गया। जब ये इसकी मृत्यु हो गई नहीं रघुजी तृतीय की, तो जो है पूर्णतः अंत हो गया। और फिर हड़प नीति चालू हो गई, किसकी, ये डलहौजी का हड़प नीति चालू हुई। ये डलहौजी भैया देख लो कितना खतरनाक दिख रहा था, हड़प नीति। ठीक है, इस क्षेत्र में फिर मिस्टर मेसन जो है प्रथम कमिश्नर बने व चार्ल्स इलियट प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक बने। चार्ल्स इलियट प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो चार्ल्स इलियट थे छत्तीसगढ़ में, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हुआ शुरू से एक बार, ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। आधुनिक छत्तीसगढ़ के भारत में देखिए, रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय और रघुजी तृतीय, यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जो मराठा शासक थे ना, रघुजी प्रथम था, रघुजी द्वितीय था और रघुजी तृतीय था। तो प्रथम के समय में ना जो है इसका जो भास्कर पंथ है वो आक्रमण करता है और उसका बेटा जो है बिम्बाजी भोसले और वेंकोजी भोसले शासन करते हैं, वेंकोजी भोसले। ठीक है, तो बिम्बाजी तो प्रत्यक्ष शासन करता है, वेंकोजी जो है सूबेदारी पद्धति की शुरुआत कर देता है। किसकी शुरुआत कर देता है, सूबेदार पद्धति की। सूबेदार पद्धति की शुरुआत करने के बाद सूबा शासन चलता है। ठीक है, तो 1818 तक सूबा शासन चलता है। 1818 से 1830 तक ये जो रघुजी द्वितीय के समय में अंग्रेज जब ये छोटा रहता है या शासन करने में असमर्थ रहता है, उस समय जो है 1818 से 1830 तक आपका क्या चलता है, अंग्रेजों का शासन चलता है। ठीक है, अंग्रेज थे क्या थे देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 1818 से 1830 तक ये देखो अंग्रेजों का शासन चलता है ना। उसके बाद अंग्रेजों का शासन चलने के बाद फिर से जब रघुजी तृतीय जो है वो रहता है, उसके समय में आपका जिलेदार, सूबेदार के स्थान पर जिलेदार चालू हो जाता है। ठीक है, ये अपने जिलेदार हुए, जैसे कृष्णा राव अप्पा, अगत राव, सदरुद्दीन तैयब। ठीक है, उसके बाद है दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव, गोपाल राव, इस तरह से। उसके बाद जो है ना फिर से मराठा साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो जाता है, रघुजी तृतीय भी चले जाते हैं। फिर डलहौजी की हड़प नीति चालू होती है, प्रथम मेंसन बनते कमिश्नर और चार्ल्स इलियट प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक बन जाते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और फिर छत्तीसगढ़ पूरी तरह से जो है उनके शासन में चला जाता है ब्रिटिश के। ठीक है, तो ब्रिटिशों ने क्या क्या किया देखते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनाए उन्होंने, प्रशासनिक अधिकारी गाँव में। ठीक है, तो सूबेदार बनाते थे वे। सूबेदार क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। भोसला शासकों का प्रतिनिधित्व सैनिक, दीवानी, फौजदारी मामला देखता था। ठीक है, सूबेदारी पद्धति में सूबेदार सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, उसके बाद कमाविजदार की बात करें, कमाविजदार क्या था, इस सूबेदार के अंदर में जो काम करता था वो कमाविजदार था। परगना प्रमुख था, परगना बताया था ना मैं, परगना पद्धति के सूत्रपात करता। ठीक है, बिम्बाजी भोसले ने बनवाया था उस समय।
ठीक है। तो सूबेदार के प्रति ये जो है वफादार होता था, कमाविजदार, परगना पद्धति का प्रमुख था। और ठीक है, फडणवीस क्या होता था, आय व्यय का हिसाब रखता था फडणवीस। बरार पांडे क्या था, प्रत्येक गांव में कृषि पर लगान लगाने वाला जो था वो बरार पांडे था। पांडे कृषि पर लगान लगाता था। पंडरी पांडे, पंडरी यानी मादक द्रव को ये देखता था, आय व्यय को, मादक द्रव का आय व्यय देखता था पंडरी पांडे। पोतदार, खजांची, देखो उसका पोता खजांची बहुत खाता है, ठीक है। काम धन जमा निकालने का काम, ठीक है, खजांची का काम करता था ये, धन जमा निकालने का काम भी करता था पोतदार। गौटिया क्या होता था, ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था, ठीक है। और प्रमुख कार्य शासन का संचालन, कलचुरी कालिक था ये पद जो है गौटिया ना कलचुरी कालिक पद है, और ये गांव का सर्वोच्च पद होता था। गांव का संचालन, जैसे भी सरपंच होता है ना, गांव का जो प्रमुख होता है कौन है, सरपंच है, तो उस समय जो है गौटिया होता था सरपंच। पटेल लगान का निर्धारण वसूली करता था। कोतवाल गांव में रात में जो है पहरा देने व सुरक्षा भी काम करता था। चौहान जो है गांव का रक्षक था। तो इस तरह से 10 पद हैं, सूबेदार, कमाविजदार, फडणवीस। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ देगा। पंडरी पांडे क्या करता था, पंडरी पांडे, तो पंडरी पांडे मादक द्रव। बरार पांडे क्या काम करता था, कृषि पर लगान, डायरेक्ट पूछ देगा। पोतदार क्या करता था, खजांची का काम। इस तरह से पूछा जाता है, एक एक टर्म, एक एक क्वेश्चन बनता है इससे, एक एक टर्म से। राजस्व प्रशासन कैसे था, इस समय राजस्व प्रशासन इस तरह से था। टकोली जमींदारी कर था, ठीक है, इसको भी पूछा जाता है। टकोली क्या है, टकोली एक जमींदारी कर है, ठीक है। शायर क्या था, आयात, जो शायरी हम करते हैं ना तो आता जाता रहता है, शायरी क्या है, आते जाते रहता है। तो आयात निर्यात आते जाते रहता है, आते जाते, शायरी आते जाते रहता है ना, तो आयात निर्यात का विक्रय। कलाली आबकारी कर, आबकारी यानी कि कलाली, जैसे हम मादक द्रव्य पी लेता है कोई, कल कहते रहता है, कुछ भी कहते रहता है, ठीक है। पंडरी गैर किसको से लिया जाने वाला कर जो था ना, बढ़ाई कुम्हार लोहार से, वो पंडरी कर था। सेवई क्या होता है, छोटे छोटे अस्थायी कर था, दंड या जुर्माना था, उसको सेवई कहते हैं। तालुकदारी कलिंगा और लोरमी को जो है तालुकदारी बना दिया गया था व्यवस्था, ठीक है, जिसमें जमीन को पट्टे पर निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था। माप तोल की प्रणाली वस्तु विनिमय कौड़ियों से होता था, ठीक है। और उस समय चांदी का सिक्का चलता था, रघु जी का रुपया चलता था, जबलपुरी रुपया चलता था, नागपुरी सिक्के चलते थे। ये पूछा जाता है, जबलपुरी रुपया चलता था क्या, ऐसे करके, ठीक है, या किस समय चलता था। तो जब बिम्बा जी भोसले थे, है ना, और वेंको जी भोसले थे, सूबेदारी पद्धति थी, ठीक है, ये सब थे, उस समय चलता था ये सब रुपये। स्थानीय स्वशासन में बात करें तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, पंचायतों की व्यवस्था थी, जिसमें गौटिया प्रमुख था। जैसे हमने बता दिया, गौटिया जो है पंचायत का प्रमुख था वहाँ पे, ठीक है। गौटिया क्या था, गांव का प्रमुख था, तो पंचायत के तरह से उसको शक्ति प्राप्त थी, ठीक है। पंचायतों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौटिया होता था, बताना है गौटिया। न्यायिक व्यवस्था में क्या था, न्यायिक व्यवस्था थी, बिम्बा जी भोसले के समय में न्यायिक व्यवस्था थी। ये एक न्यायप्रिय व जनहितैषी शासक थे, और वे जो है ना राज्य अपने दरबार लगाते थे, वहाँ पे न्याय देते थे। इन्होंने और भी जैसे मंत्री परिषद का गठन किया था, महामंत्री, महापुरोहित, राजकुमार, महाकोटल, महासेनापति, महामात्राधिकारी, ये सब रखे हुए थे, ठीक है। अन्य में बात करें तो मराठा शासन के काल में दंतेश्वरी मंदिर में जो है नरबलि प्रथा प्रचलित थी भैया। इनका उन्मूलन जॉन कैंपवेल ने किया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित किस समय थी, तो मराठा शासन में थी, और इसका उन्मूलन किसने किया, तो जॉन कैंपवेल ने किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जॉन कैंपवेल, इन्होंने जो है नरबलि प्रथा का उन्मूलन किया। इसके अलावा हम बात करें तो मराठा काल में जो है सती होने का भी प्रमाण मिलता है। जैसे बिम्बा जी की जो विधवा थी उमाबाई, उनके नाम पर जो है सती चौरा जो है आपका अभी बना हुआ है, ठीक है। तो इसका उन्मूलन किसने किया, विलियम बेंटिक ने किया है, सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। तो डाकू, छत्तीसगढ़ में क्या था, ठग और डाकुओं का भी उपद्रव बढ़ गया था, तो कर्नल स्लीमैन ने उसका जो है निवारण किया, नियंत्रित किया उसको, कर्नल स्लीमैन। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, कर्नल स्लीमैन ने डाकुओं पर या जो उपद्रव करते थे उपद्रव, उस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, उपद्रव पर। और इसने की सती प्रथा पर प्रचलन को बंद करवाया विलियम बेंटिक ने। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है एडिशनल रूप से, ये पूछा जाता है, फैक्ट है। तो इतना था छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमने देखा। आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास के बारे में हमने देखा, और वैसे प्राचीन ही है, अब के मुकाबले में तो प्राचीन है ना भाई, ठीक है। तो बहुत प्राचीन है ये इतिहास, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा प्राचीन नहीं है, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। ये अंग्रेजों के समय हुआ, इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं, और या आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास जो भी है ना, क्योंकि भारत का ही पार्ट है छत्तीसगढ़, तो दोनों बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
तो इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जितना भी है आप स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात